हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 3 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट में डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबके अपने अपने एस्पिरेशंस थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. स्वराज का जो नारा था सबने उसे एक्सेप्ट किया और स्वराज के लिए अपना रिस्पॉन्स भी दिया। लोग आंदोलन से भी जुड़े, लेकिन सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जमींदार से आजादी, महिलाओं के लिए स्वराज का मतलब था समाज की कुरीतियों से आजादी, एक्सेट्रा। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहरों में आंदोलन। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. इस मूवमेंट की शुरुआत हुई जब शहरों में मिडिल क्लास ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. मद्रास प्रोविंस को छोड़कर मोस्ट ऑफ द प्रोविंस में काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट किया गया। मद्रास प्रोविंस में नॉन ब्राह्मण्स द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि वे काउंसिल इलेक्शन में जीतकर काउंसिल में प्रवेश पाकर कुछ पावर्स हासिल कर सकते हैं जो नॉर्मली ब्राह्मण्स को मिलते थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign cloth burnt in huge bonfires. इकोनॉमी पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इफेक्ट बहुत ड्रामेटिक था। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, शराबों की दुकानों के भीतर जाने का रास्ता रोक लिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को ह्यूज बॉनफायर में जलाया गया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर
और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जलाई जाने लगी। Picket, a form of demonstration or protest by which people block the entrance to a shop, factory or office. डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट का एक ऐसा रूप जिसमें लोग किसी शॉप, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to 57 crore. 1921 से 1922 के बीच फॉरेन क्लॉथ्स का इंपोर्ट हाफ हो गया, उसका वैल्यू 102 करोड़ से गिरकर 57 करोड़ हो गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारे जगहों पर मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स का व्यापार करने से मना कर दिया और फॉरेन ट्रेड में पैसा लगाने से भी मना कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. जैसे जैसे बॉयकॉट मूवमेंट फैला, लोगों ने इंपोर्टेड क्लॉथ्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और सिर्फ भारतीय कपड़े पहनने लगे। इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. लेकिन शहरों में बहुत सारे कारणों से यह मूवमेंट धीमा पड़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी cloth was often more expensive than mass-produced mill cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott mill cloth for too long? मिल्स में मास प्रोड्यूस क्लॉथ्स के कंपैरिजन में खादी क्लॉथ्स महंगे थे। इस वजह से पुअर पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऐसे केस में वे कब तक मिल के कपड़ों का बॉयकॉट कर सकते थे? खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़ों का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. ऐसे ही ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने से प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up. अगर बॉयकॉट मूवमेंट को सक्सेसफुल होना था तो जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस खुले जहां स्टूडेंट्स पढ़ सके, टीचर्स पढ़ा लिखा सके और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट कर सके। बट इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनने का प्रोसेस बहुत स्लो था। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. इस वजह से धीरे धीरे स्टूडेंट्स और टीचर्स वापस से गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस ज्वाइन करने लगे और लॉयर्स वापस से गवर्नमेंट कोर्ट्स में काम करने लगे। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war.
शहरों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। भारत के गांव से लोगों का आर्मी में रिक्रूटमेंट हुआ था और वे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। तो वे जब वापस लौटे तो अपने अधिकारों की मांग करने लगे, क्योंकि बाहर से वे लिबर्टी, राइट्स, फ्रीडम जैसे वैल्यूज सीख कर आए थे और वे अब भारत में इन सब की मांग करने लगे थे। तो देश के विभिन्न हिस्सों में पीजेंट एंड ट्राइबल स्ट्रगल्स हो रहे थे। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ तो पीजेंट एंड ट्राइबल स्ट्रगल भी इसमें समा गए। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। इन अवध, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र जी कर रहे थे। वे एक सन्यासी थे। वे इसके पहले फिजी में इंडेंचर्ड लेबरर यानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। Indentured laborers. During the colonial rule, many people were taken to places like Fiji, Guyana, West Indies, etc. to work, which later come to be called indentured labor. They were taken under an agreement. कॉलोनियल रूल के दौरान बहुत सारे लोगों को फिजी, गुएना, वेस्ट इंडीज एक्सेट्रा जैसे जगहों पे ले जाया जाता था। वहां उनसे काम करवाया जाता था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इसे ही इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। लेटर दीज लेबरर्स स्टार्टेड कॉलिंग दिस एग्रीमेंट एज इंडेंचर्ड, ड्यू टू विच लेटर दीज लेबरर्स केम टू बी कॉल्ड इंडेंचर्ड लेबरर्स। मजदूर इस एग्रीमेंट को इंडेंचर्ड यानी गिरमिटिया कहते थे। बाद में इन मजदूरों को इंडेंचर्ड लेबरर यानी गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. अवध में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन वहां के जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ था, जो किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूलते थे और उनसे दूसरे तरह के कर भी वसूलते थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। Peasants had to do begar and work at landlords' farms without any payment. किसानों को बेगार करना पड़ता था, लैंडलॉर्ड्स के फार्म पे बिना किसी पेमेंट के काम करना पड़ता था। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। बेगार, लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बेगार का मतलब है बिना किसी पेमेंट के किसानों से, गांव वालों से काम करवाना। बेगार, बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. किसानों को जमीन रेंट पर मिलती थी, बट उनका टेन्योर फिक्स नहीं था। उनसे कभी भी जमीन छीन ली जाती थी और रेगुलर बेसिस पे भी उन्हें एविक्ट किया जाता था, ताकि वे जमीन पर अपना अधिकार ना जमा पाए। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. किसान आंदोलन का डिमांड था कि लगान कम किया जाए, बेगार सिस्टम को खत्म किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. कई जगहों पे पंचायत्स ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया, मतलब बार्बर और वॉशरमैन जमींदार को अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को
नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जी अवध में गांव-गांव गए, वहां के विलेजर से बातचीत की, उनके प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. अक्टूबर 1920 तक बाबा रामचंद्र जी, जवाहरलाल नेहरू जी और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में उस क्षेत्र के गांव में अवध किसान सभा की 300 से ज्यादा ब्रांचेस सेटअप हो गई। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. जब अगले साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के पीजेंट स्ट्रगल को इसमें शामिल करने का प्रयास किया, बट पीजेंट स्ट्रगल एक ऐसा रूप ले चुका था जिससे कांग्रेस लीडरशिप खुश नहीं था, क्योंकि पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन के विचारों को अपने ढंग से इंटरप्रेट किया और जमींदार किसानों का शोषण करते थे, तो किसान चाहते थे कि किसानों को जमींदारों से जल्दी आजादी मिले। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। As the movement spread in 1921, the house of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoards were taken over. 1921 में जब यह आंदोलन फैला, तब तालुकदार और मर्चेंट्स के घरों पर अटैक किया गया, बाजार लूटे गए, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. बहुत सारे जगहों पे स्थानीय नेताओं ने किसानों से कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और गरीबों में लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। महात्मा का नाम लेकर लोग अपने एक्शन को और अपने एस्पिरेशंस को सही ठहरा रहे थे। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Gudem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. ट्राइबल पीजेंट्स ने महात्मा गांधी जी के मैसेज को और स्वराज के विचार को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में अर्ली 1920s में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट फैला। कांग्रेस इस तरह के आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forests to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स की तरह गुडेम हिल्स में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक बड़े फॉरेस्ट एरिया को बंद कर दिया। वहां लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए नहीं लेकर जा सकते थे
और ना ही इन जंगलों से फ्यूल वुड और फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते थे। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. कॉलोनियल गवर्नमेंट के इन स्टेप्स के कारण इन क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी गुस्सा हो गए, क्योंकि ना केवल उनके लाइवलीहुड पे इफेक्ट पड़ा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। When the government began forcing them to contribute bigar for road building, the hill people revolted. जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन लोगों को रोड बनाने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अल्लूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. इन लोगों का नेतृत्व करने सामने आए अल्लूरी सीताराम राजू जी। उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास स्पेशल पावर्स हैं। वे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement, and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. अल्लूरी सीताराम राजू जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें ईश्वर का अवतार माना। अल्लूरी सीताराम राजू जी गांधी जी के महानता के बारे में बात करते थे। उनका कहना था कि वे नॉन कोऑपरेशन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी कपड़े पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। बट उनका यह कहना था कि भारत को अगर आजाद होना है तो यह नॉन वायलेंस से नहीं हो पाएगा। भारत आजाद केवल फोर्स का यूज करके ही हो सकता है। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वो ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी कपड़े पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। The Gudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. गुडेम रिबल्स ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की, स्वराज पाने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक अपनाया। 1924 में राजू जी को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। वे अपने लोगों के बीच में फोक हीरो बन चुके थे। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्वराज इन द प्लांटेशंस, बागानों में स्वराज। वर्कर्स टू एट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स अपने हिसाब से महात्मा गांधी जी और स्वराज के विचार को इंटरप्रेट कर रहे थे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर एनक्लोज्ड, एंड इट मेंट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। असम में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आजादी का मतलब था कि वे जिस चार दीवारी में रहते हैं वहां से वे फ्रीली मूव कर सके, वे अपने मन से आ जा सके। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क बना के रख पाए।
असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब ये था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact, they were rarely given such permission. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। ये परमिशन उन्हें बहुत ही रेयरली मिलता था। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और ये इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. उन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो हजारों की संख्या में वर्कर्स ने अधिकारियों की अवहेलना की, उनकी बात नहीं मानी और प्लांटेशन को छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिए। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आने वाला है और उन्हें गांव में जमीन मिल जाएगी। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। They however never reached their destination. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. वे प्लांटेशन छोड़ के घर के लिए निकले तो थे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। रेलवे और स्टीमर सर्विस की स्ट्राइक के चलते वे रास्ते में ही फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत पीटा। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। The visions of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. जितने भी स्थानीय आंदोलन हुए थे, उनके एस्पिरेशंस को, उनके विजन्स को कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम में डिफाइन नहीं किया गया था। स्थानीय आंदोलन में लोगों ने स्वराज का मतलब खुद ही निकाला, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे इंटरप्रेट किया। उन्हें लगता था कि अब वो वक्त आ चुका है जब उनके प्रॉब्लम्स, सफरिंग, ट्रबल्स सब खत्म हो जाएंगे। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए ये एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। Yet, when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. फिर जब ट्राइबल पीपल ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की डिमांड की, तो वे ऑल इंडिया एजिटेशन से इमोशनली लेवल पे जुड़ चुके थे। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. जब वे महात्मा गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे या अपने मूवमेंट को कांग्रेस के मूवमेंट के साथ जोड़कर देखते थे, तो रियलिटी में वे एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बन जाते थे जो केवल उनके इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका क्षेत्र व्यापक था। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। चौरी चौड़ा गोरखपुर में एक बाजार में पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक वायलेंट क्लैश का रूप ले लिया जब लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। इस इंसिडेंट के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का निर्णय ले लिया। In 1928, Vallabhbhai Patel led the peasant movement in Bardoli, a taluka in Gujarat, against enhancement of land revenue.
1928 में वल्लभ भाई पटेल जी ने गुजरात के बारदोली तालुका में पीजेंट मूवमेंट का नेतृत्व किया था, जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के अगेंस्ट में था। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। Known as the Bardoli Satyagraha, this movement was a success under the able leadership of वल्लभ भाई पटेल। इसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा था। ये बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। द स्ट्रगल वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस आंदोलन का प्रचार प्रसार काफी व्यापक तरीके से हुआ था और भारत के कई हिस्सों में इस आंदोलन को सहानुभूति भी प्राप्त हुई थी। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। सोर्स बी। On 6 January 1921, the police in United Provinces fired at peasants near Raebareli. Jawaharlal Nehru wanted to go to the place of firing, but was stopped by the police. 6 जनवरी 1921 को यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, वहां रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चला दी। जवाहरलाल नेहरू जी वहां के दौरा करना चाहते थे, बट पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एजिटेटेड एंड एंग्री, नेहरू एड्रेस्ड द पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब्ड द मीटिंग। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मेन, calm and unruffled in the face of danger. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. किसानों पे जो हमला हुआ था और बाद में उस सभा में जो किसान आए थे, वे उस वक्त भी शांत थे। उन्होंने बहादुरी से खतरे का सामना किया। उनके अगेंस्ट वायलेंस होते हुए भी उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता नहीं छोड़ा। वे क्या फील कर रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप, नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, बट फॉर अ मोमेंट ओनली। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहां छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। The thought of the great leader, who by God's goodness has been sent to lead us to victory, came to me, and I saw the Kisans seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed. I spoke to them in all humility on non-violence. I needed the lesson more than they, and they heeded me and peacefully dispersed. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मुझे महात्मा गांधी जी के विचार याद आए कि नॉन वायलेंस कितना ज्यादा जरूरी है, और मेरे आसपास किसान मुझसे ज्यादा शांत थे। मैं एक पल के लिए वीक हुआ था, बट वो मोमेंट अब पास हो गया। मैंने नॉन वायलेंस के बारे में उनसे बातें की और वे शांतिपूर्वक वापस चले गए। नॉन वायलेंस का सबक उनसे ज्यादा मुझे सीखना है। जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का ये क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बातें की। ये सबक उनसे मुझे ज्यादा सीखना सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 4 को कवर करेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।